ये ज्यूइश लोगों की जिंदगी का वो वक्त था जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इस वक्त में नाज़ी सेना ने ज्यूइश लोगों के साथ बहुत अत्याचार किए थे। हमें एक फैक्ट्री में एक ज्यूइश वर्कर को काम करते हुए दिखाया जाता है जो पिन बना रहा होता है। तभी वहां पर एक जर्मन का यानी कि नाज़ी सेना का ऑफिसर आता है और वो उसे कहता है कि पिन बनाओ। वो जब पिन बनाता है तो वो टाइम नोट करता है। इसके बाद वो उसकी सभी पिन्स को काउंट करता है। वो कहता है कि तुम सुबह 6 बजे से पिन्स बना रहे हो, तुम्हारी पिन्स कम क्यों है। इसके बाद वो उसे बाहर ले जाता है और अपनी गन निकाल कर उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गन जाम हो जाती है। वो अपनी गन को ठीक कर एक बार फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी उसकी गन जाम होती है और अब उसका जूनियर ऑफिसर उससे गन लेकर गोली चलाता है, लेकिन अब भी गन नहीं चलती। वो बूढ़ा आदमी अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो जर्मन ऑफिसर को बताता है कि आज सुबह मशीन में कुछ काम था जिस वजह से उसे कोयला लेने के लिए भेजा गया था, इसीलिए उसने कम पिन्स बनाई। लेकिन जर्मन ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता और लगातार उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन काम नहीं करती, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है। वो उसके सर पर गन से हमला करके वहां से निकल जाता है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो वक्त था जब इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शिंडलर्स लिस्ट। साल 1939, पोलैंड, जहां पर जर्मनी ने मात्र 2 हफ्तों में पोलैंड को हराकर पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया और अब यहां पर जितने भी ज्यूस लोग रहते हैं उन्हें पोलैंड से निकलने के लिए कहा गया, जिसके बाद हजारों की तादाद में पोलैंड के ज्यूस लोग पोलैंड के रेलवे स्टेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑस्कर शिंडलर है, जो कि एक जर्मन है। वो नाज़ी पार्टी का मेंबर है, साथ ही वो एक बिजनेसमैन भी है। ऑस्कर शिंडलर एक पार्टी में जाता है जहां पर नाज़ी सेना के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। ये सब के सब आज बहुत खुश है क्योंकि मात्र 2 हफ्तों में इन्होंने पूरे पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया और अब इन्हीं की हुकूमत यहाँ पर चलेगी। ऑस्कर शिंडलर यहाँ पर सबके लिए ड्रिंक्स मंगवाता है। जल्दी यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब ऑस्कर शिंडलर को जान जाते हैं। शिंडलर जंग के इन हालातों में अपने बिजनेस को और भी एक्सपैंड करना चाहता है, इसीलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है जो कि ज्यूस लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। नाज़ी सेना जो भी ऑर्डर्स देती है वो यहीं से लागू किए जाते हैं। साथ ही ज्यूस लोगों के पास जो भी शिकायतें होती हैं वो अपनी शिकायतें लेकर इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं। और अब शिंडलर यहाँ पर आता है। वो यहाँ के अकाउंटेंट से मिलता और कहता है कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एक फैक्ट्री लगानी होगी जिसके लिए मुझे फंडिंग की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि कोई ज्यूस बिजनेसमैन मुझे पैसा दे जिससे मैं फैक्ट्री खरीदूं। मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर तक हैं, मैं नाज़ी के बड़े बड़े ऑफिसर से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता हूँ। दरअसल ये वो वक्त होता है जब नाज़ी सेना ने यह ऑर्डर लागू कर दिया होता है कि कोई भी ज्यूस अब बिजनेस नहीं कर सकता, पर वो किसी भी जर्मन यानी किसी भी नाज़ी के ऊपर अपना पैसा लगा सकता है। और अब वो अकाउंटेंट से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम मेरी फैक्ट्री को लीड कर सकते हो। अकाउंटेंट उसकी बात मान जाता है, पर वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज्यूस तुम्हें पैसे देगा। कुछ और वक्त बीत जाता है और साल आता है 1941 और अब पोलैंड में जितने भी ज्यूस लोग रहते हैं उन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया है, यानी कि लगभग सभी ज्यूस लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया है। वहीं शिंडलर कुछ व्यापारियों से मिलता है और कहता है कि मुझे बिजनेस के लिए फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए, इसके बदले तुम्हें कंपनी में भागीदारी मिलेगी। साथ ही इन हालातों में जो भी तुम्हें जरूरत का सामान चाहिए वो सारा सामान मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें बस नाज़ी के बड़े बड़े ऑफिसर से बचकर रहना होगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। और अब ये सब उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिंडलर को पैसा मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी फैक्ट्री शुरू करता है। अकाउंटेंट उसके सभी कामों को संभालता है। साथ ही शिंडलर ने बड़े बड़े ऑफिसर्स की मदद से बहुत सारे आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया है, यानी कि फैक्ट्री खोलते ही उसके पास बहुत सारा काम आ जाता है। शिंडलर तय करता है कि वो अपनी फैक्ट्री में सिर्फ ज्यूस लोगों को काम देगा क्योंकि वो कम पैसों में काम करने के लिए तैयार है। साथ ही वो उन्हें अपनी कंपनी का एक परमानेंट एम्प्लॉय बनाएगा, जिसके बाद उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नहीं भेजा जाएगा। और अब यहाँ पर बहुत सारे ज्यूस लोगों को लाया जाता है जो सब इस फैक्ट्री में काम करेंगे। लेकिन शिंडलर को पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेटल का काम नहीं आता।
शिंडलर कहता है कि तुम सब यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम सबको काम सीखना होगा ताकि हमारी प्रोडक्शन पर कोई असर ना पड़े। और अब सब के सब काम सीखना शुरू कर देते हैं। शिंडलर अपने काम में बहुत बिजी होता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता। साथ ही यहाँ पर जो अकाउंटेंट होता है वो इस फैक्ट्री, इस कंपनी की आड़ में बहुत सारे ज्यूस लोगों की मदद कर रहा होता है। इसमें वो एक ऐसे बूढ़े आदमी को भी काम पर रख लेता है जिसका एक हाथ खराब होता है। और जब ये बात शिंडलर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने अकाउंटेंट से कहता है कि तुम ऐसे किसी आदमी को काम पर कैसे रख सकते हो। अब अगली सुबह जब सब के सब वर्कर शिंडलर की बर्तन बनाने की फैक्ट्री में काम पर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में जर्मन सैनिक इन सब को रोक लेते हैं और रास्ते की बर्फ हटाने के लिए कहते हैं। सभी वर्कर्स को काम करना पड़ता है और जब वो बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ खराब होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता तो 2 जर्मन सोल्जर उसे साइड में ले जाकर मार देते हैं। दरअसल जर्मन्स यहाँ पर उन सभी लोगों को मार देते हैं जो काम में कमजोर होते हैं या फिर काम नहीं कर पाते। साथ ही यहाँ से बहुत सारे ज्यूस लोगों को दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इन सब को मार दिया जाता है। और इन सब में शिंडलर का अकाउंटेंट भी फंस जाता है क्योंकि वो अपनी वर्क आईडी नहीं लाया था। लेकिन इससे पहले कि उसे यहाँ से ले जाया जाता, शिंडलर यहाँ पर आ जाता है। वो अकाउंटेंट की वर्क आईडी दिखाकर उसे ट्रेन से निकाल लेता है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। और अब यहाँ पर एमन गोएथ आते हैं जो कि जर्मनी के नाज़ी सेना के कमांडर हैं और इनका काम होता है कि ज्यूस लोगों को यहाँ से कॉन्सेंट्रेट कैंप में भेजकर मार देना। दरअसल ये पूरा शहर अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक हिस्से में वो लोग रहते हैं जो काम करते हैं, जो जवान हैं, और दूसरे हिस्से में वो लोग रहते हैं जो बूढ़े हैं, जो कमजोर हैं या काम नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर जिन लोगों के पास आईडी होती है यानी कि वर्क परमिट होता है, उन लोगों को तो जिंदा छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी लोगों को मार दिया जाता है। और इस तरह से बहुत सारे ज्यूस लोगों को मार देते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। शिंडलर दूर एक चट्टान से घोड़े पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसी भीड़ में, उसी नरसंहार में वो एक छोटी बच्ची को भी देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए छुप रही होती है। शिंडलर ये नज़ारा नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। अगले दिन वो उसी छोटी बच्ची की डेड बॉडी को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए छुप रही थी। और अब यहाँ पर जितने भी ज्यूस लोग बचे थे जिनके पास वर्क परमिट था, उन्हें यहाँ से एक दूसरी जगह काम करने के लिए भेज दिया जाता है जिस जगह का नाम प्लेसो है। यहाँ पर कमांडर एमन गोएथ ने अपने बेस को भी तैयार करवा दिया था जहां वो अपनी बालकनी से हर एक वर्कर पर नजर रखते हैं और कोई भी वर्कर अगर 1 सेकंड के लिए भी रुकता है तो दूर से निशाना लगाकर वो उसे मार देते हैं। यहाँ पर इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। साथ ही ऑस्कर शिंडलर के जितने भी वर्कर्स थे उन सबको पकड़कर यहीं पर काम करवाया जा रहा था। इसीलिए ऑस्कर शिंडलर यहाँ पर आकर कमांडर एमन गोएथ से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी वर्कर्स को छोड़ दें, उनकी वजह से मेरा काम रुका हुआ है। इसके बदले वो कमांडर गोएथ को बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं और इस तरह से वो अपने सभी वर्कर्स को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाते हैं जो एक बार फिर से उनके लिए काम कर रहे हैं। एक दिन शिंडलर का बर्थडे होता है जहां पर 2 जूइश लड़कियां आती हैं और उन्हें बर्थडे विश करती हैं। यहाँ पर जर्मनी के यानी कि नाज़ी सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं। शिंडलर उन्हें थैंक्स कहते हैं और बड़ी लड़की को प्यार से किस करते हैं जो देखकर वहां पर जितने भी नाज़ी ऑफिसर्स होते सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त ज्यूस लोगों से हर कोई नफरत करता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसीलिए शिंडलर की इस हरकत से सब के सब नाराज हो जाते हैं। अगले दिन बहुत सारे ज्यूस लोगों को यहाँ से ट्रेन में भरकर दूसरी जगह भेजा जा रहा होता है। ट्रेन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है जो शिंडलर देख नहीं पाता, जिस वजह से वो ट्रेन के ऊपर पानी का छिड़काव करता है जो बात कमांडर गोएथ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद शिंडलर को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि एक दिन पहले अपने बर्थडे के दिन उसने एक ज्यूस लड़की को किस किया था और शिंडलर की बहुत ऊपर तक पहचान होती है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स उसकी इज्जत करते हैं, इसीलिए उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब जर्मनी जंग हार रही है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी ज्यूस लोग होते हैं उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर आता है और ये सारा काम कमांडर एमन गोएथ को करना है। दरअसल अब जल्दी सोवियत की सेना यहाँ पर पहुँचने वाली है। साथ ही यहाँ पर जितने भी ज्यूस लोग मारे गए होते हैं उन सब की बॉडी को जलाने का ऑर्डर भी होता है।
अगले दिन कमांडर एमन गोएथ लगभग 10,000 ज्यूइश लोगों की बॉडी को जलवा देते हैं, जिससे पोलैंड का पूरा आसमान काला हो जाता है, जो देखकर ऑस्कर शिंडलर पूरी तरह से टूट जाते हैं। दरअसल पहले वो एक बिजनेसमैन थे, पर इन हालातों को देखकर अब वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो ज्यादा से ज्यादा ज्यूइश लोगों की जिंदगी को बचाना चाहते हैं, भले ही उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वो अपने अकाउंटेंट से कहते हैं कि एक ना एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, अच्छे दिन दोबारा आएंगे और उस दिन हम दोनों एक साथ एक ड्रिंक पियेंगे। अकाउंटेंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो दिन आए या ना आए, पर वो ड्रिंक मैं आज ही आपके साथ पीना चाहूंगा। जिसके बाद ये दोनों एक एक ड्रिंक पीते हैं। अगले दिन ऑस्कर शिंडलर एमन गोएथ के पास जाता और कहता है कि आप यहाँ से सभी वर्कर्स को लेकर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी वर्कर्स को छोड़ दें, इसके बदले मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। कमांडर एमन गोएथ कहते हैं कि तुम इतने सारे वर्कर्स को लेकर कहाँ जाओगे, जल्दी यहाँ पर सोवियत की सेना आने वाली है। ऑस्कर शिंडलर कहते हैं कि मैं अपने होम टाउन चेकोस्लोवाकिया चला जाऊंगा, वहां पर मैं एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाला हूं, मुझे इन सभी वर्कर्स की जरूरत है। कमांडर एमन गोएथ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम सभी वर्कर्स को यहां से चेकोस्लोवाकिया ले जाओगे तो उसमें बहुत खर्चा आएगा, शायद तुम उसे अफोर्ड ना कर सको। पर शिंडलर ने अब तय कर लिया है, इसीलिए रात को अपने अकाउंटेंट की मदद से वो एक लिस्ट बनाता है उन वर्कर्स की जिन्हें वो अपने साथ ले जाना चाहता है, और 1100 लोगों की लिस्ट बनती है और ये होती है शिंडलर्स लिस्ट। और अब इस लिस्ट को लेकर वो कमांडर गोएथ के पास जाता है, जिन्हें वो अपने वर्कर्स को छोड़ने के बदले बहुत सारे पैसे देता है। कमांडर एमन गोएथ उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद शिंडलर दूसरे बिजनेसमैन के पास भी जाता है और कहता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, पर कोई भी उसके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ना ही कोई पैसे डुबाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से वर्कर्स को दूसरी जगह ले जाने में बहुत खर्चा है, साथ ही बड़े बड़े ऑफिसर्स को बहुत पैसे देने होंगे, जिन पैसों की कोई रिकवरी नहीं है। और अब अकाउंटेंट को पता चल जाता है कि शिंडलर ने अपने वर्कर्स को छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी की लगभग पूरी कमाई दे दी है। तो जानकर अकाउंटेंट हैरान हो जाता है, क्योंकि खुद भी वो एक ज्यूस है और इस वक्त में कोई भी जर्मन ज्यूस लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहता, जबकि शिंडलर ने ज्यूस लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगले दिन 2 ट्रेन्स मंगवाई जाती है, जिसमें शिंडलर के सभी 1100 वर्कर्स को यहां से चेकोस्लोवाकिया भेजा जाएगा। एक में मेल्स को रखा जाता है और दूसरी ट्रेन में फीमेल्स को। मेल वाली ट्रेन चेकोस्लोवाकिया पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर सभी वर्कर्स देखते हैं कि यहां पर शिंडलर ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है, जहां पर उन सब के रहने का इंतजाम भी है। और दूसरी ट्रेन जिसमें फीमेल्स थी वो अब तक यहां पर नहीं पहुंची होती। दरअसल उसमें कुछ पेपर वर्क का प्रॉब्लम था, जिस वजह से उस ट्रेन को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया है। और अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सभी फीमेल्स को नीचे उतारा जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं, उनसे कपड़े उतारने को कहा जाता है, जिसके बाद उन सबको एक बहुत बड़े हॉल के अंदर भेज दिया जाता है। सबको पता है कि ये गैस चेंबर है जिसके अंदर ज्यूस लोगों को मारा जाता है। सबके सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर अगले पल ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिससे उन सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इन सबको नहाने के लिए भेजा गया है। और अब अगले दिन यहाँ पर शिंडलर भी आ जाता है। वो यहाँ के ऑफिसर्स को अपने पेपर्स दिखाता और कहता है कि ये सब मेरे वर्कर्स हैं, गलती से ट्रेन यहाँ पर आ गई। लेकिन यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इन वर्कर्स को नहीं छोड़ना चाहते। शिंडलर किसी भी कीमत पर इन्हें ले जाना चाहता है, इसीलिए उसके पास जो आखिरी कुछ डायमंड्स बचे होते हैं वो रिश्वत के तौर पर यहाँ के ऑफिसर्स को दे देता है, जिससे वो मान जाते हैं। और अब शिंडलर अपने सभी फीमेल वर्कर्स को यहाँ से लेकर चेकोस्लोवाकिया अपने होम टाउन पहुंच जाता है। चेकोस्लोवाकिया में भी नाज़ी यानी कि जर्मन सोल्जर्स होते हैं। शिंडलर उन सब से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी जर्मन सोल्जर मेरी फैक्ट्री के अंदर आए। मेरे पास ऊपर से ऑर्डर्स हैं और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ मैं शिकायत करूंगा, जिससे उसको सजा हो सकती है। और साथ ही मेरी फैक्ट्री में जो भी नुकसान होगा उसका कॉम्पनसेशन भी उसे ही देना पड़ेगा। और अब शिंडलर अपनी फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहां पर वो सबसे अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दरअसल इससे पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि उनकी वाइफ कौन है। साथ ही वो यहाँ पर सभी ज्यूस लोगों को उनके रीति रिवाजों के हिसाब से प्रेयर करने की अनुमति दे देते हैं, जो जर्मन्स ने पूरी तरह से मना कर दी थी। और इसी तरह से 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन इनकी जो फैक्ट्री होती है वो लगातार लॉस में चल रही होती है, जिस वजह से शिंडलर को पैसों का और भी नुकसान हो जाता है। उसके पास जितनी भी
जमा पूंजी थी जिससे वो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकता था, वो उसने ज्यूस लोगों को बचाने के लिए खर्च कर दी। अब उसके पास पैसे नहीं बचे, जिस वजह से उनका अकाउंटेंट भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि शिंडलर ने अपनी पाई ज्यूस लोगों को बचाने में लगा दी। वो शिंडलर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहां पर तुम्हारे पास पैसे हो जिस बारे में मुझे नहीं पता। शिंडलर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते, वो सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे पता है कि जल्द ये सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद रेडियो पर न्यूज आती है कि सोवियत ने इस जंग को जीत लिया, जर्मन्स हार चुके हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और अब शिंडलर अपने सभी वर्कर्स को बुलाते हैं, यहाँ पर जर्मन गार्ड्स भी होते हैं। वो सबके सामने ऐलान करते हैं कि जर्मनी जंग हार चुका है, उसने सरेंडर कर लिया। जो जर्मनी के गार्ड्स यानी कि जो नाज़ी सोल्जर्स हैं, उन्हें आदेश है कि वो सभी ज्यूस लोगों को मार दें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम सब अपने घर चले जाओ और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। साथ ही यहाँ पर ज्यूस लोगों को कहते हैं कि आज से तुम सब आज़ाद हो, तुम अपनी अपनी राह पर जा सकते हो। दरअसल अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 1100 लोगों का यहाँ पर ध्यान रख सके, उनका खर्चा उठा सकें। जर्मन गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं, वो किसी भी ज्यूस पर हथियार नहीं उठाते। और अब शिंडलर यहाँ पर सभी ज्यूस लोगों के साथ 3 मिनट का मौन रखते हैं, जिसके बाद सभी ज्यूस लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इन्हीं में एक वर्कर होता है जिसका एक सोने का दांत था और उसने उस सोने के दांत को पिघलाकर ऑस्कर शिंडलर के लिए एक रिंग बनाई होती है और वो रिंग अकाउंटेंट ऑस्कर शिंडलर को देता है और कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ऑस्कर शिंडलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं और भी ज्यादा लोगों की जान बचा सकता। अकाउंटेंट कहता है कि यहाँ पर 1100 लोग हैं जो सब के सब आपकी वजह से जिंदा हैं। दरअसल यहाँ पर जितने भी ज्यूस लोग होते हैं वो सब के सब शिंडलर के बहुत आभारी होते हैं, क्योंकि अगर शिंडलर नहीं होता तो इन सब को कब का कॉन्सेंट्रेट कैंप भेजकर मार दिया जाता। और अब शिंडलर को अपनी वाइफ के साथ यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि सोवियत सेना की नज़रों में वो एक अपराधी है, क्योंकि वो भी नाज़ी पार्टी के एक मेंबर थे। शिंडलर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं ये 1100 लोग, इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए। ये जब बाहर निकलते हैं तो इनके सामने एक सोवियत का ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम ईस्ट की तरफ मत जाना, वहां पर अब भी लोग तुम्हें नफरत करते हैं, इसीलिए सब के सब कंट्री साइड की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कमांडर एमनगोइट को सोवियत के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे निहत्थे बेगुनाह सिविलियंस को मारा है जो कि एक वॉर क्राइम है, इसीलिए उन्हें भी मार दिया जाता है। कहानी के अंत में हमें प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है जहां पर ऑस्कर शिंडलर की ग्रेव है। दरअसल उनकी मृत्यु सन 1974 में 66 साल की उम्र में हुई थी, जिसके बाद जेरूसलम में उन्हीं के नाम का यानी कि ऑस्कर शिंडलर के नाम का एक पेड़ लगाया गया जो आज भी वहां पर है। ज्यूस लोग आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इस फिल्म में जिन्होंने ऑस्कर शिंडलर के रोल को प्ले किया था, जिनका नाम लियाम नीसन है, वो बहुत सारे उन ज्यूस लोगों के साथ जिनकी जान खुद ऑस्कर शिंडलर ने बचाई थी, ऑस्कर शिंडलर की ग्रेव पर जाते हैं, जहां पर सभी ऑस्कर शिंडलर की ग्रेव पर स्टोन रखते हैं। ज्यूस लोगों का ये एक ट्रेडिशन है, जो इस दुनिया से चला जाता है वो उसकी बॉडी को, उसकी आत्मा को, उसकी ग्रेव को इस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। फिल्म के एक्टर लियाम नीसन भी ऑस्कर शिंडलर की ग्रेव पर 2 रोजेस रखते हैं, क्योंकि इस रोल को प्ले करने के बाद उन्हें समझ में आ चुका था कि ऑस्कर शिंडलर ने जो ज्यूस लोगों के लिए किया वो अपने आप में एक अद्भुत कारनामा था जो कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। तो ये थी पूरी कहानी ऑस्कर शिंडलर की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।